ठीक है, अगर किसी का डाउट होगा तो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को गिवन है, डीपीपी 5 की बात कर रहे हैं, है ना। An ideal gas at initial pressure of P1 and V1, तो अपने पास एक आइडियल गैस है और वो P1 और V1 उसका इनिशियल स्टेज है। A reversible expansion to the same volume, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम V1 है, so a reversible expansion, so ideal gas at the initial pressure of Pi and Vi undergoes reversible expansion to the same volume either isothermally or adiabatically. ठीक है, तो what they are telling is, देख भाई, अपन को एक बात पता है कि ये ले लेते हैं अपन इनिशियल प्रेशर P1 और ये ले लेते हैं अपन इनिशियल वॉल्यूम V1। तो अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हो, ये V1 वैल्यू टू द सेम वॉल्यूम, तो अपन क्या करेंगे, टू द सेम वॉल्यूम, चलो V2, ये V2 बोल रहा है लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम है, एक्सपेंशन होगा तो V1 तो हो नहीं सकता, तो एक्सपेंशन टू द सेम वॉल्यूम, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, और रिवर्सिबल एक्सपेंशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बाय द यूजर मीनिंग। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई, अगर वॉल्यूम सेम है तो मान लेते हैं कि दोनों का वॉल्यूम यहाँ तक है, ये वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम यहाँ तक है दोनों का V1 से V2। तो अपन कहेंगे अगर ये आइसोथर्मल होगा तो इसका ग्राफ एक्सपेंशन का ऐसे होगा, और इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल। और एडियाबैटिक में इक्वेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है, V टू द पावर ऑफ गामा होता है, तो अपन कहेंगे वो ऐसे, दिस विल बी PV टू द पावर ऑफ गामा, ये एडियाबैटिक, PV टू द पावर ऑफ गामा, दैट इज कांस्टेंट। तो दोनों के ग्राफ पढ़े हुए हैं अपन ने, फिजिक्स में भी आइसो पढ़ा हुआ है और केमिस्ट्री में भी आइसोथर्मल पढ़ा हुआ है और एडियाबैटिक पढ़ा हुआ है। तो अपन को पता है कि जब भाई इसमें अगर ये वैल्यू सेम होगी तो इसका गामा का वैल्यू तो 1 से बड़ा होता है, गामा का वैल्यू तो 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब इसका प्रेशर जो है वो छोटा होगा इसके प्रेशर से। दोनों का प्रोडक्ट एक जैसा है, अपन को दोनों का प्रोडक्ट में ये वैल्यू सपोज 10 लानी है, सपोज 10 लानी है, और हमें पता है कि गामा इज ग्रेटर देन 1। अगर ये वैल्यू V का वैल्यू दोनों में सेम है तो इसका P का वैल्यू छोटा होगा, हो गया, इसका फाइनल प्रेशर ये होगा एडियाबैटिक का, और इसका फाइनल प्रेशर ये होगा अगर वॉल्यूम एक जैसा तक एक्सपेंशन करना है बिल्कुल। अब दोनों की ग्राफ का एरिया ले लेते हैं। एडियाबैटिक में ये वर्क डन होगा और आइसोथर्मल में इतना एक्स्ट्रा वर्क डन होगा, तो आइसोथर्मल का वर्क डन ये एरिया होगा और एडियाबैटिक का वर्क डन ये वाला एरिया होगा। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन, मॉड लगा रखा है तो अपन सीधा एरिया से ही बता देंगे, वर्क डन इन एडियाबैटिक ये हो जाएगा। कोई कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज इट्स ओके। ये वर्क डन हो जाएगा, तो फ्रॉम दैट टेबल राइट द आंसर। तो चलो देखते हैं। शीट का पूछ रहे आप, हम्म, शीट का भी डाउट ले लेना। हाँ हाँ, शीट के भी डाउट्स करें। तेरी आवाज एक तो क्लियर नहीं आ रही है। अब इसमें सारे पार्ट अपन को इससे आ जाएंगे। अब इसमें तो मोर देन वन ऑप्शन गिवन है। फाइनल प्रेशर ऑफ एडियाबैटिक इज लेस देन फाइनल प्रेशर ऑफ आइसोथर्मल, इट्स करेक्ट। वर्क डन तो अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया। Temperature of adiabatic is greater than that is less temperature of adiabatic, हाँ तो एक्सपेंशन से कूलिंग होता है भाई, ये तो बी ऑप्शन है।
अपन को ए ऑप्शन भी गिवन है। ए ऑप्शन में तो और ये पी ऑफ आइसोथर्मल है, तो ए ऑप्शन आ गया अपने पास। बी ऑप्शन अपन को गिवन है। सी ऑप्शन में अपन कहेंगे एक्सपेंशन शोज कूलिंग, और एडियाबैटिक में तो ऑब्वियस ही बात है कूलिंग होता है, तो ये आ गया। और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक क्यू का वैल्यू, आइसोथर्मल में क्यू ऑफ एडियाबैटिक तो 0 होता है डी के लिए ना, एडियाबैटिक के लिए क्यू इजिकल टू 0 होता है, बट आइसोथर्मल के और दिस विल बी ग्रेटर देन क्यू ऑफ आइसोथर्मल ऐसे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। काफी बच्चों का शायद थर्मो खत्म भी नहीं हुआ, तो अपन 16 की बात कर लेते हैं। 16 भी कहीं थर्मो ही तो नहीं है, देख लेंगे। 17, 16 ठीक है। 16 में a mixture of immiscible liquids, नहीं ये शीट नहीं है, शीट तो अपन डिस्कस करेंगे, एक मिनट रुक जाना। ये तो अपन डीपीपी डिस्कस कर रहे हैं, लिखा हुआ है ना डीपीपी। 16th क्वेश्चन में अपन को गिवन है a mixture of क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में वाटर एंड क्लोरोबेंजीन म्यूचुअली इमिसिबल, तो अपन को पता है एक बात, एक वाटर हो गया, क्लोरोबेंजीन is equal to number of moles of water divided by number of moles of chlorobenzene। तो अपन को गिवन है द is distilled at an external pressure of this much, मतलब मुझे टोटल प्रेशर गिवन है P naught of water and P naught of chlorobenzene, ये मुझे गिवन है 740.2। The mixture is boils at 90.3, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अपन को गिवन है 90.3 डिग्री से, उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है इनको मिक्स करने के बाद। At which temperature the vapor pressure of pure water is this much, तो अपन को पूछा है vapor pressure of pure water is 350.1, और ये प्लस हो जाएगा तो क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। So at 90 at which the vapor pressure of pure water, मतलब अपन को ये PV नॉट PW नॉट गिवन है, तो अपने पास ये आ गया। Calculate the weight percent of chlorobenzene in the distillate, ठीक है। तो weight percent of the chlorobenzene in the distillate कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं weight of W water divided by molecular weight of water into molecular weight of chlorobenzene divided by molecular weight of chlorobenzene। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें वेट, ये वाटर का तो वेपर प्रेशर क्या मैंने 350.1 और 740 में से 350.1 माइनस कर देते हैं, 0 0 और ये 14 को 9 आ गया अपने पास, 6 और 390 आ गया अपने पास, तो ये 390 and that comes out to be, इसमें अपन लिख लेंगे that is weight of water। तो weight of water upon 18 multiplied by molecular mass of chlorobenzene, that is 77 plus 35.5, I think 122.5 आएगा। 12 1 ना, 8 plus 3 11, 8 plus 3 11, 112.5 ना, so 0.5 7 और ये हो जाएगा 3 12 और 1 कैरी, तो 8 और 3 11, ठीक है। तो मैं 112.5 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन आ गया मेरे पास। अपन क्या करेंगे, उसने क्वेश्चन में अपन से पूछा है कैलकुलेट द वेट परसेंट ऑफ दिस, इसका वेट परसेंट कैलकुलेट करना है, तो अपन पहले इसको ऐसे कर देते हैं 350.1 डिवाइडेड बाय 390 मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं 18 और डिवाइड कर लेते हैं किससे 112.5 से, दैट बिकम्स वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ 390, मैंने इसको इनवर्स कर दिया है, रिवर्स इनवर्स कर दिया इसको 350.1 into 112.5 डिवाइड बाय 18, तो मल्टी इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास क्या, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर, ये आ जाएगा। अब फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करेंगे, इसमें इसको अपन क्या कर लेते हैं, दैट इज वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन अपन वाटर आ गया अपने पास, तो अब +1 भी करना पड़ेगा अपन को, तो बेटर है कि अपन एक मिनट है
क्योंकि +1 भी करना पड़ेगा ना उनको फ्रैक्शन बताने के लिए, परसेंटेज बताने के लिए, तो फ्रैक्शन में यही कर देता हूँ इसको। अब देख, यहाँ पर +1 कर लेते हैं और यहाँ भी +1 कर लेते हैं। तो +1 करने से फायदा क्या है? तो +1 करने से फायदा क्या है, ये बता दो भाई। तो 350 अपन को ये कितना गिवन था, अपन 18 उधर ले गए थे और ये 112.5 ये +1 कर लेते हैं। अब +1 करने से ये फायदा होगा कि अपने पास देखो क्या बन गया, वेट ऑफ W प्लस वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन। फ्रैक्शन, अब इसको इन्वर्स करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन आ जाएगा ना, और फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन आएगा तो अपन क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो विल गेट द परसेंटेज ऑफ वेट परसेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये वेट फ्रैक्शन आ जाएगा ना अगर अपन रिवर्स करेंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा भाई। तो 350 इंटू 0.1 इंटू 80, ये 0.1 हटा ही दूंगा मैं, इंटू 18 डिवाइडेड बाय 390 इंटू 11 2.5 प्लस दैट विल बी इक्वल टू 390 इंटू 11 2.5। ये लिख, ये आ जाएगा भाई मेरे पास। ये करने के बाद रिवर्स करके ना दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। वो कंसेप्ट था, ठीक है ना, तो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं, राइट, वो अपने पास आ जाएगा। अब स्क्रीन ब्लर है क्या, मेरा स्क्रीन ब्लर है क्या? नॉट ओके, ठीक है। मुझे लगा अगर होता तो आप बोल सकते थे आपकी भाई सर स्क्रीन ब्लर है, आप बता दो। तो अब A5 में और कोई डाउट है तो बताओ। A5 में और कोई डाउट नहीं? तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं A6 दूंगा, नेक्स्ट टाइम के लिए A6 हो गया है। तो 1 dB तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम के लिए A6 हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है तो अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो A6 नेक्स्ट टाइम के लिए अपना होमवर्क होगा। अब मैं आगे इस शीट की बात कर लेते हैं, अपन शीट को डिस्कस कर लेते हैं। अब शीट के डिस्कशन में पहले इसको हटा देते हैं, फिर शीट का डिस्कशन करते हैं। शीट में क्वेश्चन बता सकते हैं भाई, शीट मैंने सॉलिड स्टेट का शीट आपको दिया था, तो सॉलिड स्टेट में होमवर्क किया ना सबने, ABC सेक्शन दिया था मैंने आपको, सॉलिड स्टेट में ABC सेक्शन, ठीक है। पार्ट 2 का C7 पूछा है, और पार्ट 1 का अपने पास पूछा था किसी ने, तो अपन देख लेंगे। A3 and C1, और अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन आप शीट जरूर सॉल्व करना। पार्ट 1 का B1 शीट जरूर सॉल्व करना, और आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप सारे क्वेश्चन भी पूछोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन पूछोगे तो बाद में आप कोई और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको दिखेगा ना कि सबने बताया था ऐसे करना होता है। पार्ट 1 का C3 एंड C4, तो मेरे ख्याल से सबने यही होंगे डाउट्स फिर, क्योंकि बाकी और कोई ऐसे डाउट नहीं पूछ रहे हैं। तो पहले अपन पार्ट 1 को कर ले, फिर मैं पार्ट 2 को बता दूंगा। पार्ट 1 में अपन को P1 गिवन था, P1 में अपन को क्या बताना है, A3 बताना है, ठीक है। तो A3 में अपन को गिवन है, एक मिनट है, एक मिनट,
तो A3 वाला ठीक है, हो गया A3 वाला। What are the crystallographic parameters of hexagonal, monoclinic and triclinic respectively? हाँ तो तुमने पढ़ा तो था, अपन ने पढ़ा था ना ये, तो पार्ट 2 का C2 बता दूंगा मैं, कोई बात, है ना। तो अपन ने पैरामीटर्स पढ़े थे, तो हेक्सागोनल चाहिए अपन को, है ना। और आपने मोनोक्लिनिक कहा और आपने मुझे ट्राइक्लिनिक कहा। तो तुम्हें याद होगा, इसके लिए क्या करूंगा मैं, जल्दी से ही लिखूंगा क्या अमाउंट। अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने ऐसे लिखा था, ये तो टोटल 14 क्रिस्टल्स हो गए, लेकिन इसने ये नहीं पूछा, तुमसे पूछा था उसने एजेस एंड। तो अपन को एक बात पता था, जैसे इसमें गिवन है अपन को, तो गिवन क्या मतलब, सारे एजेस अपन को पता थे, CR HT MOT, ये था अपने पास, ये अपन को पता था। तो अपन क्या करेंगे, CR में A इक्वल टू B इक्वल टू C था, A इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। लो भाई, एक तो एजेस आ गए आपके, आपको H गिवन था, आपको M गिवन था और आपको TR। एजेस आ गए आपके, TR के आगे, H के आगे, और एक आपको H और TE गिवन, नहीं H और M गिवन है, तो M और H आ गए अपने पास, ये TR है, ये M है और ये H, एजेस आ गए, हो गया ना एजेस। अब अपने पास एंगल की बात थी, तो अपन को पता था एक बार कि देख भाई, मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल में तो अपन को पता था एंगल, तो एंगल में अपन ने एक लिखा था कॉट, इनमें से पूछे नहीं आप, कॉट में था अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, ये कॉट में था, अगर तुम्हें याद होगा तो, है ना। और ट्राइक्लिनिक में अपन को एक बात पता थी कि ट्राइक्लिनिक इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ना, अगर मोस्ट अनसिमेट्रिकल होगा तो इसमें अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ये अपन को पता है ट्राइक्लिनिक में। अब अपने पास बचा मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल। हेक्सागोनल अपन ने काफी पढ़ा हुआ है, तो हेक्सागोनल में था कि भाई देख, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इज इक्वल टू 120, अपन ऐसे लिख सकते हैं, हेक्सागोनल पहले पढ़ा हुआ है अपन ने, ठीक है। और एग्जाम्पल तो नहीं लेना है, नहीं लेना। अब बचा था अपने पास मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक के लिए अपन को बताना था कि भाई अल्फा बीटा गामा बता दो आप। मोनोक्लिनिक मैंने आपको अलग से बताया था, मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि अल्फा और बीटा इक्वल तो होते हैं, अल्फा और गामा इक्वल तो होते हैं, नॉट बीटा, अल्फा और गामा इक्वल तो होते हैं, बट दे आर नॉट 90। अल्फा और गामा इक्वल तो होते हैं बट दे आर नॉट 90। और इसमें बीटा इज इक्वल टू होता है 120, ये अगर आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल फिर जाएगा। तो अगर मेन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है तो कैसे लिखें? ये है, इसलिए तो हाँ सर, मतलब अगर एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसा लिखने का, सेम इसी फॉर्म में लिखने का या फिर नहीं, एडवांस में कोई कुछ अलग? आपको एक्सप्लेन थोड़ी करना है यार कॉपी पे, और कॉपी पे ऐसे एक्सप्लेन सर थोड़ी करना होगा सब्जेक्टिव में, वो तो उस ये पे तो कुछ भी आ सकता ना, ना एडवांस में तो कुछ ना भी ना पूछते ना हैं। ना ना, कॉपी पे लिखने वाला कुछ भी नहीं आ सकता। एडवांस में अपन से पूछेंगे तो ऐसे पूछेंगे भाई, इन तीनों में से मतलब मैच द फॉलोइंग बना लेंगे, इससे मैच द फॉलोइंग ही बनेगा, बढ़िया बनेगा। तो एक तरफ वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिख देंगे और दूसरी तरफ उनके एज लेंथ लिख देंगे, और थर्ड कॉलम में वो अपने एंगल्स लिख लेंगे और पूछेंगे बताओ मैच करो, जैसे मैच द फॉलोइंग आता है। लिखने के लिए नहीं बोल सकते ना वो कि आप लिखो, लेकिन अपन तो ये लिख के और ये लिख के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि अब बताओ किसको किससे मैच होना चाहिए, तो अपन को पता है, ऐसे कर लेंगे, राइट। दूसरा
B1 की बात करना है अपन को, ठीक है। अब अगर अपन B1 की बात करें तो अपन से बोल रहे फॉलोइंग डायग्राम शो आइडेंटिकल क्यूब सच दैट द एज ऑफ क्यूब 2 लाइज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द फेसेस, है ना। तो वो अपन से कह रहे हैं कि एक क्यूब है अपने पास, थोड़ा मुझे उधर को बनाना चाहिए था, एक मिनट रुकना, क्योंकि उधर फिर वो क्वेश्चन का नंबर आ जाएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ। है ये बताने का रीजन ही यही था ना, कैमॉट वगैरह बताने का रीजन ही यही था कि आप आराम से अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है, अपन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपने पास अगर मान लो एक ऐसे क्यूब गिवन है और अब वो कह रहा है कि भाई हमारे पास यहाँ पर एक क्यूब गिवन है ऐसे। अपन सबको पता है कि अगर मान लो वो फेस सेंटर की बात कर रहा है तो यहाँ पर एक एटम होगा, यहाँ पर एक एटम, तो ये क्यूब 1 है अपना, है फेस सेंटर पे। अब वो कह रहे हैं कि जो अपन को गिवन है द एज ऑफ क्यूब 2 एग्जैक्टली लाई इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब 1, ठीक है भाई। तो इसका जो एज है क्यूब 2 का वो इसमें लाई करता है, जो क्यूब 2 है ना वो इसमें लाई करता है, ऐसे लाई करता है। तो अपन कहें कि हमें क्या फर्क पड़ेगा, बना लो, ये दूसरा क्यूब बना रहे हो आप, बना तो दिख रहा है अपन को, ये दूसरा क्यूब बना लिया आपने, ठीक है, ये दूसरा क्यूब बना लिया। अब क्या चाहते हो ये बताओ। तो क्यूब 4 की बात तो बाद में करेंगे अपन। Then find the contribution of the spheres that shows in the each cube. भाई देख, इस क्यूब में ये आधा होगा, इस क्यूब में ये आधा होगा, और इस क्यूब में ये 1/4 होगा। 1/4 क्यों? अरे भाई आपने बताया तो है कि एक एज कितने क्यूब के लिए कॉमन होता है, 4 क्यूब के लिए। अगर एक एज 4 क्यूब के लिए कॉमन है तो अगर कोई भी एटम एज पे रखोगे किसी भी क्यूब के तो वो हमारे क्यूब में कितना आएगा, 1/4। पढ़ा तो था अपन ने ऑक्टेडल वॉइड्स कि भाई ऑक्टेडल वॉइड को अगर एज के सेंटर पर रखेंगे तो 1/4 ऑक्यूपाई करेगा हमारे यूनिट सेल को, अपन ने तो पढ़ रखा है, पढ़ ना, किसी को डाउट है तो बताओ, ठीक है ना। अब अपन कहेंगे देख, दूसरे डायग्राम में जो क्यूब है वो थर्ड क्यूब में तो पूरा का पूरा होगा क्योंकि सेंटर पर रखा हुआ है, लेकिन वो फोर्थ क्यूब का कॉर्नर वाला आइटम है, और कोई भी कॉर्नर वाला आइटम अगर होगा तो हमारे क्यूब में कितना होगा, वो नहीं। तो सेकेंड डायग्राम में फोर्थ वाले क्यूब में कॉर्नर वाला एटम जो होगा वो फोर्थ वाले क्यूब में कितना ऑक्यूपाई करेगा, 1/8, क्योंकि कॉर्नर वाला एटम किसी भी क्यूब का कॉर्नर वाला एटम अगर होगा तो वो उस क्यूब में 1/8 टाइम्स। डन, समझ में आया ना, जिसने पूछा था उसको, अपन को बेटा ये सब तो पहले से ही पता सर था। बोलो। पर पर इसमें ये तीनों फाइंड करके हम बता। तीनों फाइन करके बताएंगे, मतलब बताएंगे क्या। सर उधर कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर शोन इन दिस क्यूब बताया, तो इधर तीनों कंडीशन का एक साथ बताने का या तीनों का अलग अलग बताने का है कंट्रीब्यूशन। अच्छा एक बात बता, क्वेश्चन में क्या लिखा था तो ये बता, लास्ट में क्वेश्चन में क्या सर पूछा था। फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्फीयर शोन इन ईच ऑफ द क्यूब्स। अब ईच ऑफ द क्यूब का क्या मतलब है, हर एक का अलग अलग ना, बोलो बेटा, हर एक का अलग अलग ना। हाँ 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 सर। तो मैं अलग अलग बता रहा हूं कि भाई इसमें इसका फेस सेंटर एज्यूम करो, इसलिए तो मैंने इसको डैश में बनाया, भूल जाओ इसको। तो फेस सेंटर पे तो आधा होता है। जब इस क्यूब की बात करो तो उसको भूल जाओ, वो इसके एज सेंटर पे रखा हुआ है, तो एज तो 4 यूनिट सेल के लिए कॉमन होता है, तो इसमें 1/4 होगी, है ना। ईच क्यूब बता रहा है मतलब अपन को, जब इस क्यूब के लिए पढ़ेंगे तो उसको भूल जाओ, उसके लिए पढ़ रहे हैं तो इसको भूल जाओ। मेरे ख्याल से समझ में आ गया तुझे।
और तूने यही गड़बड़ किया होगा, अच्छा उसमें कितना है, इसमें कितना है, उसमें आधा हो गया, इसमें 1/4 हो गया, तो टोटल इसमें और इसमें मिला के, इसमें और इसमें मिला के पूछेंगे, उसने तो ईच का। ठीक है, B1 के बाद अपन को C1 की बात करनी है। In which type of 3D arrangement of have first and fourth layers of sphere are identical? ये मुझे लगता है कि मैंने आपको नहीं बताया, है ना। ये पार्ट मुझे पता था कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। वैसे इस पार्ट के लिए मैं सोच रहा था कि जब तुम पूछोगे तभी बता दूंगा यार, क्योंकि क्वेश्चन तो मिलेगा ही कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए मैं सोच रहा था कि जब तुम पूछोगे तभी बता दो, राइट। तो अपन क्या करेंगे ना, देख, तो द लेयर अरेंजमेंट्स इन डिफरेंट यूनिट्स, यूनिट्स। तो देख होगा क्या ना, जैसे अब यूनिट सेल मतलब अपन सिंपल क्यूबिक की बात कर लेते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है ना, जैसे अपन ऐसे लिखते हैं, सिंपल क्यूबिक में 4 एटम लिखते हैं अपन ऐसे, 4 टेनिस बॉल्स, फिर इनके ऊपर 4 टेनिस बॉल्स, सबके सेंटर को ज्वाइन कर दो तो सिंपल क्यूबिक बनता है। तो 4 एटम्स, फिर उसके ऊपर 4 एटम, फिर उसके ऊपर 4 एटम रखो तो एक और यूनिट सेल बन जाएगा। अगर अपन 4 एटम और रखेंगे तो एक और यूनिट सेल बन जाएगा। मतलब हर बार क्या करेंगे अपन, 4 एटम, फिर 4 एटम, फिर 4 एटम, फिर 4 एटम, इस टाइप से अपन 4 एटम के ऊपर 4 एटम तो एक यूनिट सेल, उसके ऊपर एक और 4 एटम रखो तो फिर, तो मतलब लेयर एक जैसा है अपने पास फॉर फॉर्मेशन। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, फिर इस लेयर को अपन ए टाइप लेयर बोल देते हैं, तो ये भी ए हो गया, मतलब इसमें सभी एटम जो होंगे वो एक ही टाइप के लेयर रखे होंगे। मतलब 4 एटम के ऊपर 4 एटम, फिर 4 एटम, फिर 4 एटम, फिर 4 एटम, मतलब 4 एटम के लेयर को अपन ए एज्यूम कर लेते हैं, तो अपन ए टाइप ऐसे बता दें। अगर अपन बॉडी सेंटर्ड की बात करें, बीसीसी, तो अपन कहेंगे देख भाई, बीसीसी में क्या होता है, 4 एटम होते हैं जो आपस में टच नहीं करते हैं, और फिर इनके ऊपर रखा होता है एक एटम, ऐसे बॉडी सेंटर बोलते हैं अपन इनको। फिर 4 एटम होते हैं जो एक ही एक्सिस पे होंगे ऐसे। तो बॉडी सेंटर जब यूनिट सेल अपन बनाएंगे तो अपन को साफ साफ देखेगा आपको क्या करना है। आपने 4 एटम बनाए, बॉडी सेंटर वाला थोड़ा 4 एटम से इधर डिफरेंट लेयर में आया, फिर 4 एटम बनाए, फिर बॉडी सेंटर वाला जो होगा वो डिफरेंट लेयर में आया, फिर बॉडी सेंटर बनाया, फिर 4 एटम का लेयर आया। तो अपन कहेंगे इस वाले लेयर को अपन ए बोल देते हैं, इस वाले लेयर को अपन बी बोल देते हैं, इस वाले लेयर को अपन ए बोल देते हैं, इसको बी बोला है अपन ने, इस वाले लेयर को अपन ने ए लिया है, 4 एटम के लेयर। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, 4 1 4 1 4, मतलब ये बता रहे हैं अपन कि भाई कैसे लेयर्स बना रहे हैं आप। तो इसमें ए बी टाइप लेयर आ जाएगा, ऐसे बता। अब अपन एफसीसी की बात करते हैं, एफसीसी यूनिट। अभी एफसीसी यूनिट सेल अपन को पता है कैसे होता है, फेज सेंटर मैं इसको हटा रहा हूँ। अपन को पता है कि भाई आपने क्या बताया, मुझे लेयर्स बताना है अपन को। तो एफसीसी यूनिट सेल में क्या होता है, अपन उसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं। बोलो भाई, कोई डाउट है तो एफसीसी यूनिट सेल में अपन क्या करेंगे, ऐसे एफसीसी यूनिट, ये अपने पास है, ये बना लेते हैं अपन एफसीसी यूनिट सेल। अब एफसीसी यूनिट सेल में अपन को पता है कि भाई एटम का पोजीशन बता रहा हूं मैं, कोई लेयर नहीं बता रहा, मैं तो पहले एटम का पोजीशन बता रहा हूँ, एटम का पोजीशन क्या क्या होता है, ये एटम के पोजीशन। अब एफसीसी यूनिट सेल में अपन को पता है कि भाई फेस सेंटर एटम होता है, तो मैंने इसको फेस सेंटर ऐसा, ये फेस सेंटर है।
तो इसका एक फेस सेंटर, इस वाले फेस सेंटर का इधर लिख लेते हैं और इस वाले फेस सेंटर को बैक साइड वाले फेस सेंटर को इधर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा, ये बैक साइड वाला, ये फ्रंट साइड वाला। अब पता क्या होगा, इसमें जो लेयर्स बनते हैं वो लेयर्स देखते हैं कैसे कैसे बने। अपन क्या करेंगे, अपन लेयर्स को ऐसे बना देंगे कि एक लेयर तो मैं ऐसे बना लेता हूं, दैट इज कोई भी अपन ऐसे कंसिडर कर लेते हैं लेयर को। तो मैं सोच रहा हूँ किस लेयर से कंसिडर करें अपन, ठीक है। देख मैं क्या करूंगा, इसके फेस डायगोनल से ऐसे एक लेयर बनाने वाला हूँ। ये 3 एटम का लेयर है, थोड़ा ऊपर बना दूंगा रेड वाला। तो एक लेयर तो मैं ये बनाने वाला हूँ, 3 एटम का लेयर। तो ये वाला जो होगा वो 3 एटम का लेयर है, इसमें जो लेयर बनाना होता है। और फिर उसके बाद इन दोनों एटम से एक लेयर बनाना होता है, जिसको मैं दूसरा लेयर बोलूंगा, और इसको मैं एक लेयर ऐसे लेयर बनाऊंगा। अब अगर अपन चेक करें इस लेयर को तो अपन को ऐसे दिख रहा होगा, है? अब बना देता हूं पहले। और इसको ऐसे दिख रहा होगा, ये लेयर अपन को ऐसे ऐसे दिखेगा। तो वो थोड़ा सा ना टिल्टेड होगा, अगर आप चेक करोगे तो थोड़ा सा टिल्टेड होगा। इसके अपन 3 एटम है, इसमें 2 एटम है, इसमें 1 एटम। अब मैं एक दूसरा लेयर और बनाता हूं, और उस दूसरे लेयर में अगर अपन चेक करेंगे तो कोई बीच में कोई एटम नहीं आएगा। एक लेयर में ऐसे बना देता हूं इसी एटम। एक लेयर में ऐसे बना लेगा, इसको मैं इस तरह लिख रहा हूं, ये रेड वाला एटम है, ये फ्रंट साइड वाला है, अपन को पता है ये फ्रंट साइड वाला है। तो ये वाला जो लेयर बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये वाला जो लेयर बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो जो 2 लेयर बनाए ना अपन ने, इनके बीच में कोई एटम्स नहीं। जो बचे हुए एटम है अगर आप देखोगे तो ये वाला और ये वाला है। तो अपन कहेंगे इसमें ना 3 लेयर्स बनेंगे। एक लेयर में 1 एटम होता है, एक लेयर में 2 एटम होते हैं, और एक लेयर में 3 एटम होते हैं। आप चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, आपको यही लगेगा। अब अपन कहेंगे सर मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है, आपने एक इधर को बना दिया एक इधर को बना दिया तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो। अगर आपको कंफ्यूजन हो ना तो आप ऐसे कर लेना, कोई बात नहीं, मैं उसको ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। मतलब उस एक बार और दिखा दूंगा तो वो खत्म हो जाएगा ना, फिर आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी, कोई दिमाग में कुछ भी वो नहीं रहेगा। एक और लेयर बना के दिखा दूंगा। मैंने इसमें एक ही लेयर इसलिए बनाया, ये तो अपने पास ऐसे था। अब एक लेयर मैंने बना दिया ऐसे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो अब इधर वाला रेड वाला ये है और इधर वाला रेड वाला ये है, मैंने आपको बताया था। ये फ्रंट वाला है और ये रेड वाला ये है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे मान लो मैंने एक और यूनिट सेल अज्यूम कर लेना है। मैंने एक और यूनिट सेल अज्यूम कर लिया, क्योंकि फिर मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लेयर दिखाने के लिए एक और यूनिट सेल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं कर लेता हूँ उसको, कोई बात नहीं। क्योंकि उसमें फिर तो ये हो सकता है कि सर मुझे नहीं दिख रहा है, तो आप एक बार फिर से बता दो, कोई बात नहीं। अब ये एक और यूनिट सेल मैंने assume कर लिया, ठीक है। और मैं अज्यूम कर लेता हूं कि भाई इसमें मेरे पास दैट इज एक ये यूनिट सेल हो गया, तो मैं इससे एक लेयर बनाना चाहता हूं। तो मैं ऐसे बना दूंगा, अब देखना रिपीटिशन दिखाना है मुझे, बस एक यूनिट सेल मैंने बाहर की तरफ और ले लिया और एक यूनिट सेल ये अपन ने बना लिया। अब तुम एक बात देखो, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं एक लेयर बनाऊंगा जिसमें इस लेयर के बीच में ये वाला जो ग्रीन लेयर है ना, उसके बीच में और जो लेयर में बना रहा हूं उसमें कोई एटम्स नहीं होंगे। इसका मतलब है इसी टाइप के लेयर्स पैक्ड हैं इसमें। अपन सबको पता है ये वाला फेस सेंटर आपने इस फेस के लिए बनाया, ये फेस सेंटर मैंने इस फेस के लिए बनाया।
और ये वाला फेस सेंटर मैंने इस फेस के लिए बनाया। मेरा फेस सेंटर एटम्स हो गया। अब पता क्या होगा, अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन करूं, मैंने इस यूनिट सेल का ये एटम यूज किया, अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन करूं, ये इधर रेड लगा, मैं इन तीनों को ज्वाइन कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए वो थोड़ा सा इधर उधर बना लेता हूं। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन करूं तो, और इसी से अपन ये बना दें, और ये इससे ऐसे बने, देखो दो एटम का इधर, तीन एटम का लेयर, दो एटम का लेयर और एक एटम का लेयर। हमें पता है इन दोनों एटम के बीच में कोई एटम नहीं हो सकता, इन दोनों एटम और इन दोनों एटम के बीच में कोई एटम नहीं हो सकता एफसीसी यूनिट सेल का। इस लेयर के बीच में और इस लेयर के बीच में कोई एटम नहीं हो सकता, मतलब आप सभी में इसी टाइप के लेयर्स बनाते जाओगे। अब मैं थर्ड लेयर बनाऊंगा यहां से, तो इसमें जो एटम्स है ना, वो इसी टाइप के एटम्स है, दो, एक, दो और तीन, एक, दो और तीन, इस टाइप से लेयर्स बनते जाते हैं। किसी से भी बताओगे तो एक, दो और तीन ऐसे बनते रहेंगे। तो इसको अपन कहेंगे दैट इज, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो ये हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इस टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा एफसीसी। तो ये एफसीसी टाइप का अरेंजमेंट अपन ऐसे बता सकते हैं। ये था आपका एफसीसी अरेंजमेंट। अब अपन कहेंगे ठीक है, ये तो एफसीसी अरेंजमेंट हो गया, व्हाट अबाउट एचसीपी अरेंजमेंट? तो अपन के एचसीपी अरेंजमेंट में तो अपन को पता है ए बी टाइप होगा, उस टाइप से। वो क्यों? क्योंकि आप एक 7 एटम का लेयर बनाते हो, फिर बीच में 3 एटम रखते हो, फिर 7 एटम का लेयर बनाते हो, फिर 3 एटम रखते हो, फिर 7 एटम का लेयर, फिर 3 एटम, उस टाइप से आप बनाते हो एचसीपी। वो 6 एटम आप से रखे थे ना, एक एटम रखते हैं उसके सराउंडिंग 6 एटम रखेंगे, हेक्सागन बनाएंगे, तो टोटल 7 एटम, फिर उनके ऊपर 3 एटम रखेंगे, फिर 7 एटम, तो हेक्सागन बन गया। तो यही रिपीटिशन होता रहेगा लेयर्स। सो दैट्स एचसीपीज एबी टाइप। अब अपन कहेंगे ये भी एबी टाइप है और ये भी एबी टाइप है, तो अपन कहेंगे इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, वो क्यूबिक है और ये हेक्सागोनल है। तो अपन से एबी टाइप वो क्यूबिक के लिए पूछेंगे या हेक्सागन के लिए पूछेंगे, एबी तो दोनों में डिफरेंस है। तो वहां पक्का क्वेश्चन को अगर आप एक बार पढ़ोगे तो अपन को हिंट मिल जाएगा कि क्या पूछ रहे हैं अपन से। अब अपन कहेंगे ठीक है, मुझे ये तो समझ में आ गया कि भाई ठीक है, आपने लेयर्स बता दिए, ठीक है कोई बात नहीं, आई गॉट द लेयर्स। अपन को समझ में आया कि भाई लेयर्स के लिए अपन को क्या बताना होता है। यही एक पार्ट था जो मैंने सॉलिड स्टेट में आपको नहीं बताया था। मुझे मतलब बाकी अपन कैलकुलेशन वाले पार्ट में मैंने सब कुछ बताया, इसको मैंने कहा जब आप पूछोगे तो उसमें बता दूंगा, थ्योरी नहीं बता दूंगा। और कुछ कुछ पार्ट ऐसे होता है कि भाई जब बच्चे पूछेंगे तभी बताना, उनको पहले से बताओगे तो उनको लगता है सब कुछ तो सब बताइए। तो अपन ने ये लेयर्स पढ़े। अब इसमें मेरे पास क्या होगा, एक बात देखो तुम, इसका पैकिंग फ्रैक्शन की अगर अपन बात करें, पैकिंग फ्रैक्शन, तो इसका होता है 52%, इसका होता है 68%, मतलब 0.68 आता है अपने पास, इसका होता है 74%। एक ही टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है, दैट इज क्यूबिक। ये सबके सब क्यूबिक है ना, ये सबके सब क्यूबिक है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जितने ज्यादा डिफरेंट टाइप के लेयर्स यूज होंगे, इसमें दो ही टाइप के लेयर यूज है, ए बी, इसमें ए बी सी, इसमें ए, तो अगर सेम टाइप के लेयर ही रिपीटेड है तो पैकिंग फ्रैक्शन कम होता है। जितने ज्यादा डिफरेंट टाइप के लेयर्स यूनिट सेल में होंगे उतना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, तो दिख रहा है अपन को किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में अगर डिफरेंट, जितने ज्यादा डिफरेंट टाइप के लेयर्स होंगे उतना ज्यादा उसका पैकिंग होता है। तो अगर सेम टाइप के एटम्स का लेयर रिपीट होता है तो पैकिंग फ्रैक्शन ड्रास्टिकली कम होता है।
उसकी डेंसिटी कम। तो अब अपन को क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, अपन से कहेंगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट पैकिंग, ऐसे लिखा मेरे पास और ये बना। सर बोलो। सर अभी 8 to 9 भी आपका ही क्लास है ना? हाँ तो कंटिन्यू रखेंगे ना बंदों से। सर वैसा टाइम टेबल क्या बना, मतलब 5 मिनट का ब्रेक दिया है क्या बीच में? वो 5 मिनट का ब्रेक इसलिए, वो 5 मिनट का ब्रेक तब है जब मतलब कोई दूसरा टीचर 1 घंटे की क्लास लेगा। एक्चुअली ना मुझे केमिस्ट्री में मुझे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है एक्चुअली। अगर अपन छोटा क्लास 1.5 आवर का क्लास है, केमिस्ट्री में बड़ा ही क्लास चाहिए होता है, क्योंकि मैं चीजों को कोरिलेट नहीं कर पाता फिर मैं भी और बाकी केमिस्ट्री में टीचर्स और दूसरे। सिर्फ 1.5 आवर का क्लास कोई केमिस्ट्री की क्लास नहीं। वैसे तो मुझे क्लास पढ़ाने की हैबिट है 4.5 आवर्स की। अगर ऑफलाइन होता है तो 4.5 आवर्स का एक क्लास लेता हूँ, एक ही बैच। तो मतलब 2 घंटे क्लास लिया, आधा घंटे का ब्रेक और फिर 2 घंटे क्लास ले गया, उसी बैच को खत्म। फिर इवनिंग में फिर 4.5 आवर का क्लास लिया, वो उस टाइम की क्लास। अभी क्या होता है कि 1-1.5 घंटे में कुछ समझ में नहीं आता क्या पढ़ाया, तो उसके बाद फट से खत्म हो जाता। हाँ बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनको आईज में स्ट्रेन आता है, तो ये तो है, लेकिन सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है अपन को। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएंगे ना, अपन रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। जैसे अब अभी तक मुझे ये लगता है कि भाई हमारा मतलब केमिस्ट्री में, तुम्हारा फिजिकल में तो ठीक है, सॉलिड स्टेट चल रहा है, बहुत मतलब तुम लोग कंफर्ट जोन में। लेकिन आपका ओसी में क्या चल रहा है बताओ। ओसी में क्या चल रहा है तुम्हारा? GOC2 जियो से टू। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहाँ हो तुम लोग? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या चल रहा है? IUPAC नेमिंग हो गया। IUPAC ठीक है, इधर तो मतलब ठीक है। तो अभी एक्चुअली तुम्हारा सॉलिड स्टेट तो फिजिकल में चल रहा है, इसलिए तुम लोग बड़े कंफर्ट जोन में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाकी बैचेस में मेरा मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इट इज मतलब ज्योमेट्री चल रही है, और आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल खत्म करके मैं ऑप्टिकल शुरू हो गया, ये खत्म हो गया, ऑप्टिकल शुरू हो गया। तो अब अभी तक मुझे क्या है कि जैसे जुलाई आने वाला है, तो 1 जुलाई को मेरा आइसोमेरिज्म भी खत्म हो जाना चाहिए 12th में, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्री भी खत्म हो जानी चाहिए थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी खत्म हो जाना चाहिए था, ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था। जबकि आईयूपैक नेम के बाद अभी भी आपको कम से कम 5 से 6 लेक्चर लगेंगे, मतलब आप 15 जुलाई से 20 जुलाई हो जाएगा तुम्हारा, जबकि मुझे 1 जुलाई को ये खत्म कर लेना चाहिए था। तो कंफर्ट जोन लगता है कि यार कंफर्ट है, अगर बीच में कुछ क्लासेस कैंसिल भी हुए तो कोई बात नहीं। तो तुम्हारा मतलब फिजिकल पैरेलल चल रहा है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो अपन को थोड़ा सा लगेगा कि अपन प्रॉब्लम है, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा क्लास होगा तो अपन और ज्यादा पढ़ पाएंगे, और सिलेबस भी अपना ऑन टाइम खत्म हो पाएगा। केमिस्ट्री में, मैथ्स में चलता है, मैथ्स में और फिजिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, उनको 1.5 आवर काफी होता है। तो वो डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि क्लास को 1 आवर का करते हैं, और उसमें केमिस्ट्री में हमेशा कंटिन्यूएशन में 2 क्लास दे देंगे, क्योंकि जब ऑफलाइन था तब तो मतलब 2.15 आवर का क्लास होता था ना ऑफलाइन में, तो उसके हिसाब से सिलेबस कंप्लीट होता था। अभी तो ऑनलाइन में अगर आप 1.5 आवर का करोगे तो नो डाउट फ्रीक्वेंसी बढ़ा के वो इतना ही कर देता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के मतलब इसमें 2 क्लास देगा तो इसमें वो 3 क्लास कर देगा, तो वो तो वही कर लेता है। लेकिन छोटे क्लास में क्या ना, फिर प्रीवियस क्लास को लिंक करना होता है, तो वो डिले होता है। तो थोड़ा सा कोरिलेट करना की वजह से मैंने उसको बोला कि यार अगर
हो सकता है कुछ चेंजेस, तो एक एक्सपेरिमेंट किया है कि चलो देख लेते हैं अगर बच्चों का सिलेबस अपन कंप्लीट जल्दी कर सकते हैं तो, क्योंकि अल्टीमेटली तो अपन सिलेबस के लिए ही कर रहे हैं भाई। ये क्लासेस चेंज करने में मजा थोड़ी आ रहा है हमको, हम तो डिस्टर्ब होता है ना हमारा सारा शेड्यूल फिर क्लासेस चेंज होने से। तो बस इसलिए कि यार बच्चे कंफर्ट जोन में आ जाए थोड़ा सा, अगर क्योंकि अगर ड्यूरेशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ क्लासेस कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्लासेस कम होंगे तो क्योंकि अब 2 आवर्स का क्लास हो गया, तो नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ेंगे तो उनको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलेगा। भाई नंबर ऑफ क्लासेस अगर ज्यादा होंगे तो रोज रोज उनको लगेगा आज भी क्लास है, आज भी क्लास है, आज भी क्लास है। और अगर ड्यूरेशन बढ़ाओगे आप तो उसमें फिर नंबर ऑफ क्लासेस कम हो जाएंगे, क्योंकि टाइम तो उतना ही मिलना है अपन को। तो फिर किसी दिन ऐसे तो लगे आज क्लास नहीं है, आज बैठ के सारा रिकवर करूंगा जितना मेरा मतलब बैकलॉग है सब करने की कोशिश करूँ। तो इस टाइप से होता है। जो रिपीटर का क्लास तो नॉर्मली 3 आवर्स का ही हो जाएगा, 3 to 4 आवर्स लंबा। वो ठीक रहता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा क्लास, और केमिस्ट्री का सिलेबस भी बहुत होता है। चलो अपन देखते हैं इसमें है। तो A C B A C ऐसे गिवन है, ये गिवन है। फिर अपन को एक गिवन है A B ठीक है, और AB इस टाइप से AB ऐसे। फिर D अपन को गिवन है सपोज AB राइट, BA दैट इज BA AB लाइक दैट। और अपन से पूछो बताओ इसमें लीस्ट पैकिंग किसमें होगा। तो लीस्ट पैकिंग के लिए अपन क्या करेंगे ना, एक ही पार्ट ढूंढेंगे। मुझे अगर कहीं सेम टाइप का रिपीटिशन मिल जाए कहीं की, जैसे इसमें तो नहीं था, तो सेम टाइप का लेयर अगर रिपीट होगा तो पैकिंग फ्रैक्शन कम हो जाएगा। तो या तो ABC काफी ज्यादा होगा, या AB और C यहाँ भी यूज किया और कहीं कोई रिपीटिशन नहीं है, ये भी काफी ज्यादा होगा। ये ज्यादा होगा इससे, ये ज्यादा होगा इससे, क्योंकि इसमें ज्यादा सिमेट्री है इसके कंपैरिजन में। इसमें C नहीं है मतलब पैकिंग फ्रैक्शन कम हो गया, इसमें तो लेयर्स भी रिपीटेड है। आंसर तो इस टाइप से क्वेश्चन बता सकते। तो इस वाले पार्ट से इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है अपन को। तो अपन बता देंगे भाई, मेरे ख्याल से अब C1 को अपन को कोई डाउट नहीं होगा, C1 पर बता सकते हैं क्या होगा। गॉट इट एवरीबॉडी। तो ये अपना C1 है भाई। अब अपन C2 पूछा है आपने, नहीं C3 पूछा है आपने, तो अपन C3 की बात कर लेंगे। C3 में पूछा है आपने, consider the corner atom of the first layer of the HCP unit cell showing the alternate AA layers। ठीक है भाई, बताओ वो क्या बोल रहा है। ये HCP है, अल्टरनेट AA लेयर की बात कर रहा है, मतलब अपन को पता है क्या कर रहा है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, एक हेक्सागन ऐसे होता है, और थोड़ा ऐसे इसलिए बनाया था कि अपन को अपन हेक्सागन अच्छे से देखें ना, इसलिए मैंने थोड़ा इधर को बना दिया ऐसे, ताकि हेक्सागन अपन को दिखे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन हेक्सागन बना लेते हैं भाई। ये आपका हेक्सागन हो गया, इधर इधर ये ऐसे, और ये इधर ऐसे, और ये इधर ऐसे, और नहीं इधर तो नीचे आ जाए, ये इधर ऐसे, और ये इधर ऐसे, ये ऐसे, ये लो बन गया अपना हेक्सागन। अब वो पता क्या बोल रहा है, इससे और इसकी बात कर रहा है। हाँ ये तो हाइट है ऑफ हेक्सागन, ये तो मुझे पता है कितना होता है। हाइट तो अपन ने कैलकुलेट कर रखा है, कितना होता है हाइट। तो अपन कहेंगे हाइट ऑफ हेक्सागन होता है दैट इज रूट, कितना होता है 2/3 × 4r, ये हाइट होता है। तो ठीक है, अब चेक करते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड आइडेंटिकल एटम्स थर्ड लेयर विथ रिस्पेक्ट टू द, फाइंड आइडेंटिकल एटम्स विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एटम 1। अब इसको कुछ गिवन है क्या, कोई डिस्टेंस, अच्छा एटम 1 गिवन है। लो भाई, अब इसमें अपन को आइडेंटिकल एटम बनाने हैं, तो ठीक है अपन क्या करेंगे, ये एफ है, ABCD से शुरू करते हैं। मतलब इधर A है, इधर B है, इधर C है, इधर D है, E है।
और F है, ठीक है। तो इस एटम से आइडेंटिकल एटम का डिस्टेंस उस लेयर के साथ बताना है। तो देखना ये तो हो गया हाइट, अपन इस एटम की जगह इसको अज्यूम कर रहे हैं उसके हिसाब से जो उसने दे रखा है। ये एटम लेयर ए है, ये भी लेयर ए है, और बीच में 3 एटम का लेयर बी होता है। तो इसका आइडेंटिकल डिस्टेंस बताओ ना। तो अपन कहेंगे देखो ये दोनों एटम सेम डिस्टेंस पे लाई करेंगे। एक मिनट में बना देता हूँ। मैं कहूंगा ठीक है, तो बड़ा इजी है मेरे लिए, ये वाला एटम और ये वाला एटम सेम उस पर लाई करेंगे। ये वाला ये दोनों ही फेस थे उसके लिए, ये सेम एटम पे लाई करेंगे, सेम डिस्टेंस पे लाई करेंगे। देखो कोई डाउट नहीं है अपन को, है ना। यही पूछा उसने अपन से कहा था कि आइडेंटिकल डिस्टेंस पे जो एटम लाई करेंगे वो बताओ आप। अब कोई और है जो बी और एफ के अलावा कोई और है जो अपन को दिख सकता है? उसमें कुछ और दिखा है अपन को? अच्छा बीच वाला भी है जी, ये तो अपन ने बनाया ही नहीं। जी भी लिखा हुआ है उसमें, तो अपन जी भी बना देते हैं। जी बना देते हैं, ये जी बना दिया। तो क्या जी का डिस्टेंस ए से, ये जो इधर ये एटम गिवन था ना लेयर में, इसमें एफ और बी तो ये फेस जैसे हो गए, तो जी का डिस्टेंस क्या सेम होगा क्या? नो सर। एक बार अपन देखना, पहले पहले ऑब्जर्व करते हैं अपन, उसके बाद बताएंगे अपन कि होगा कि नहीं होगा। अपन ऐसे नहीं बोलते हैं। अपन क्या करेंगे, मैं इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे? ये एक पार्ट होगा, देखो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट ये हो गया, और ये तीनों आइडेंटिकल्स हो गए। और ये 3 से अगर मैं इधर से इसका एक वो ड्रॉ कर लेता हूँ, हाँ अब एक टुकड़ा बनने से इधर अपन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तो अगर मान लो मैं यहां से लेके यहां तक ऐसे ड्रॉ करता हूं, तो ये हाइट है भाई। अब तुम एक बात देखो, ये यहां से लेके यहां तक हाइट के बराबर ही होगा। अगर मैं इस हेक्सागन को 3 सिमिलर पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक पार्ट ये निकाल दो, एक पार्ट इधर से निकाल दो, एक पार्ट इधर से निकाल दो, और ये जो बीच में 3 एटम रखे होंगे ना, वो एक इस पार्ट में आ जाएंगे, एक इस पार्ट में चले जाएंगे, एक इस पार्ट में चले जाएंगे। मतलब वो अपन को पता है कैसे दिख रहा है? रेक्टेंगुलर 3D स्लैब, मतलब क्यूबॉइड जैसे। भाई एक क्यूबॉइड यहां से निकाल दो, एक इस तरफ वाला निकाल दो, एक इस तरफ वाला निकाल दो, 3 क्यूबॉइड बन रहे सिमिलर, बन रहे ना? यस सर। अब अगर अपन चेक करेंगे ना, तो अपन कहेंगे देख भाई जितना डिस्टेंस इसका इसके साथ होगा, जितना डिस्टेंस इसका इसके साथ होगा, तो क्या उतना ही डिस्टेंस इसका इसके साथ होगा? एक बार देख लो। अब एक बार चेक कर लो आप, मैंने और अच्छे से, क्योंकि कभी कभी यस ऐसे, तो डिस्टेंस होगा क्या उतना ही? यस सर। यस, तो फिर अपन को जी भी लिखना है। तो अपन कहेंगे एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, तो अपन को जी भी बताना होगा कि एक डिस्टेंस जी भी है, तो 3 हो गए बस। तो इसी से अपन को थोड़ा सा वो होता कि है कि नहीं, बाकी मुझे नहीं लगता किसी और से होगा, बाकी तो सब अपन को पता है। अब और क्या पूछा था उसने? आर आइडेंटिकल अपन ने लिख लिया, तो एक तो हो जाएगा ए का डिस्टेंस बी जी और एफ के साथ आइडेंटिकल होगा, और एक डिस्टेंस होगा अगर अपन ई और सी की बात करें तो वो भी आइडेंटिकल होगा। मतलब ए का डिस्टेंस ई के साथ और ए का डिस्टेंस सी के साथ वो भी आइडेंटिकल होगा। बाकी डी के साथ कोई आइडेंटिकल नहीं होगा, इसका ए के साथ कोई आइडेंटिकल नहीं होगा, एक ही होगा वो वही हाइट बस। डी के साथ भी एक ही होगा, कोई आइडेंटिकल नहीं होगा, सिर्फ वही होगा ए से डी तक, कैपिटल ए से डी तक। लेकिन अगर कैपिटल ए से ई का डिस्टेंस और कैपिटल ए से सी का डिस्टेंस वो इक्वल होंगे, तो वो आइडेंटिकल है। तो अपन बता देंगे भाई कि भाई दैट इज बी एफ और जी एक आइडेंटिकल होंगे, और एक हो जाएगा सी एंड ई, एक आइडेंटिकल होंगे। ये अपन बता देंगे, ये अपन। सर एक बार जी वाला वापस रिपीट कर देंगे आप? हाँ जी वाला अपन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा जी वाले में क्या होगा ना, देख इधर वाला डिस्टेंस जो होगा हेक्सागन में, ये वाला डिस्टेंस, और जी वाले का डिस्टेंस जो होगा अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? ये डिस्टेंस हाइट है, ये वाला डिस्टेंस अपन को पता है कितना है, राइट? तो अगर अपन चेक करें कि भाई एक तरीके से अगर अपन देखें तो इसमें जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ रहा है जी वाला, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आ रहा है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आ रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन को हाइट गिवन है और ये इससे और इससे कैलकुलेट कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ये अपन को पता है 2r, ये अपन को पता है h, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसके साथ ऐसे कर लेते हैं, इसका इसके साथ बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इसका इसके साथ, और फिर उसके बाद ये अपन को पता है 2r और ये हाइपोटेन्यूज बना लेते हैं ऐसे। ये 2r है, ये हाइट हो गया रेड वाला जो दिख रहा है, मैं उसी को बना देता हूं जिसमें डाउट है आपको। ये h है, ये 2r है, तो बताओ हाइपोटेन्यूज कितना आएगा ये वाला। अब इसको नहीं बनाता हूं ग्रीन वाले को, बताओ ग्रीन वाला उतना ही आएगा जितना इसमें ग्रीन वाला आ रहा था अपने। यस सर। तो फिर बेटा वही हो गया। बताओ समझ में आ गया ना? हाँ सर, समझा। चलो, तो अपन इसको बता सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं अपन, है थर्ड वाला, अपन को समझ में आ गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा सॉल्व करेंगे ना तो अपन को समझ में आएगा अपन को क्या करना है। ठीक है, अब आपने पूछा मुझसे C4, हाँ C4 भी पूछा यार। C4 कैसे बनने, मतलब C4 तो बड़ा इजी है, C4 तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। चलो अपन देख लेते हैं, C4 वाला भी देखते हैं। हाँ अच्छा, प्रॉब्लम पता क्या होता है कि जब मतलब वो अपन क्लास मिस करते हैं ना, तो क्लास मिस मत करो कभी भी, है ना? क्योंकि अगर क्लास मिस नहीं करेंगे तो सारा का सारा क्लास में अपन ने पढ़ा होता है, जो नहीं पढ़ा होता है मैं बोल देता हूँ कि ये अपन ने नहीं पढ़ा इसलिए तुमने पूछा। ठीक है, तो C4 में मुझे गिवन है, चलो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फॉलोइंग फिगर FCC का गिवन है अपन को, with the atoms of radius r marked at कॉर्नर को 1 अपन ने दिया हुआ है, फेस सेंटर को 2 दे रखा है, 3 अपन ने फेस सेंटर को भी दे रखा है ऊपर, चलेगा। अब क्वाड्रिलेटरल इज शोन इन द फिगर। हाँ तो क्वाड्रिलेटरल क्या, वो तो मुझे पता है, आपने मतलब स्क्वायर प्लेनर बना रखा है। आपने जब FCC मुझे बताया था, तो जो FCC मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से मैं बोल देता हूँ भाई। तो अपन कहेंगे देख भाई, आपने मुझे FCC ऐसे ही बताया था, आपने ये वाला फेस सेंटर बना रखा है उसमें जिसको आपने 3 लिखा है, ये वाला फेस सेंटर आपने बता रखा है जिसको आपने नंबर नहीं दिया है, कॉर्नर पे बना रखा है जिसने आपको 1 दिया है, और फिर आपने बाकी जो बना रखे हैं वो उसको ऐसे बना रखा है जिसको आपने नंबर दिया हुआ है, दैट इज वो 2 में दे रखा है। अब पता इसमें जो अपन ने क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं ना, वो ये वाला बाहर वाला और ये अंदर वाला, ये वाला, इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं ना, इसका स्क्वायर इसके बीच में लगे और ये इसके बीच में लगे, ठीक है सही बनाता। तो ये क्वाड्रिलेटरल अपन कहेंगे, हाँ ये तो मुझे पता है भाई। अगर इसको बनाऊंगा तो ये तो क्या बनता है, एक स्क्वायर प्लेनर, ये आपस में टच करते हैं और इसको ज्वाइन कर दो चारों से, इसको ज्वाइन कर दो चारों से, ऑक्टाहेड्रल डिवाइड बन जाएगा सेंटर वाला। हाँ तो ये तो अपन को पता है, आगे बताओ क्या करना है। अब अपन को एटम 1 गिवन है, एटम 3 गिवन है और एटम 2 गिवन है, ये एटम 2 है। अब देखते हैं क्या करना है। सो 1 2 3 अपन को गिवन है। अब वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, 2 एंड 3 एंड 1 एंड 3 बता दो। हाँ तो हो जाएगा ना भाई। एक बात है, अगर 1 और 2 का डिस्टेंस चाहिए तो 1 एंड 2 में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू √2 डिवाइड बाय 1 और 2 का डिस्टेंस। फिर क्या, 2 एंड 3 का डिस्टेंस। हाँ तो 2 एंड 3 का डिस्टेंस तो मैं a कैलकुलेट कर दूंगा, उतना ही होगा ना a के बराबर, 2 और 3 का डिस्टेंस, सो a के बराबर हो जाएगा भाई इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस। तो 2 एंड 3 दैट विल बी इक्वल टू 3। अब क्या कहा उसने, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 1 एंड 3। 1 एंड 3 का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कर देंगे अपन। ये a गिवन है अपन को,
ये अपन को √2a/2 गिवन है, तो ये कैलकुलेट कर दूंगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। सो अपने पास एक ऐसे गिवन है, ये वाला ऐसे कैलकुलेट कर देता हूँ। ये मुझे a गिवन है, ये √2a/2 गिवन है, ये अपन को 1 and 3 का डिस्टेंस हो गया, 1 and 3 का पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ऐसा बता दें तो ABC कर लेते हैं और कैलकुलेट करके बता देंगे। अब मुझे नहीं लगता मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आगे अपन को सेकंड वाला पार्ट गिवन है, ये तो उसका फर्स्ट वाला पार्ट था, अब एक सेकंड वाला पार्ट भी गिवन है। सेकंड वाले पार्ट में गिवन है द शेप ऑफ द डायमेंशन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर प्लेन। वो कह रहा है कि जो ये क्वाड्रिलेटर बना रखा है हमने, इसका शेप बताओ क्या होगा, तो अपन कहेंगे तो डिस्टेंस सभी में 2r होता है, नियरेस्ट फेस आपस में टच करते हैं, तो स्क्वायर प्लेन हो गया, ये शेप हो गई। ठीक है, ये अपन शेप बता देंगे। अब आपने मुझसे पूछा है B1 हो गया, C हो गया, सब हो गया। मैं अब पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में C पूछा है, तो पार्ट 2 का C चेक कर लेते हैं। तो पार्ट 2 के C में आपने पूछा C2 एंड C7। ठीक है, चलो पहले C2 की बात करते हैं। ये HCP अरेंजमेंट है अपने पास, ये HCP अरेंजमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द फोर्थ लेयर। अच्छा, फोर्थ लेयर ऑफ HCP अरेंजमेंट बताओ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है। तो अपन कहेंगे देख भाई, इसके बीच में तो डिस्टेंस हाइट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना वो तो हाइट के बराबर हो जाएगा ना। और इन दो इसके फर्स्ट और फोर्थ लेयर में पूछ रहे हैं ना, तो इसका डिस्टेंस और बता देते हैं, h/2 और ऐड कर दो उसमें, h तो लिखा ही हुआ, ऐड कर देते हैं इसका आधा और उसमें ऐड कर देते हैं, हो गया लेयर टोटल डिस्टेंस लेयर। बोलो, ऐड कर लेंगे आधा और तो हो जाए। मेरे ख्याल से अपन को समझ में आ गया क्या करना है, फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर। अब आपने पूछा था मुझसे C7 में अपन से कहा गया which of the following shaded plane in the FCC units arrangement of atom are shown in the figure। हाँ तो ठीक है ना, अपन एक काम करते हैं, इसको ना FCC को कंप्लीट ही कर लेते हैं, ये अपने पास था ही ना FCC, इसी को कंप्लीट कर लेता हूँ। ये तो बनाया ही था अपन ने, एटम का नंबर हटा देते हैं, फेस सेंटर लिखे हुए हैं और ये एटम के नंबर हटा देते हैं। ठीक है, ये ब्लैक वाले FCC में अपन को ऐसे बना देते हैं, तो फिर इसको ऐसे बना देते हैं, ये रेड कलर वाले अपने फेस सेंटर। चलो तो अपन कहेंगे पहला वाला जो बनेगा ना, तो पहले वाले में यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इधर ये फेस सेंटर है और इधर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, इधर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, सेंटर में भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो क्या पूछ रहा है वो अपन से, विच ऑफ द फॉलोइंग साइडेड प्लेन इन FCC कंटेन्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स शोन बाय द सर्कल्स। अच्छा, सर्किल वाला बताना है, वो तो बड़ा इजी है, मुझे लगा शोन बाय द सर्किल की बात करनी है अपन को, तो लो हो गया, ये लो भाई, सर्किल मतलब है 3 एटम का अरेंजमेंट, 3 सर्किल हो गए, 3 एटम का अरेंजमेंट। अच्छा, उधर ब्लैक वाला इधर भी नहीं बनाया मैंने, ये 3 एटम का अरेंजमेंट, तो ये वाला भी हो गया, तो इनको ज्वाइन कर दो आपस में, ऐसे वाला प्लेन बना लेते हैं। देख, कोई तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 एटम और ये 3 एटम आपस में टच नहीं कर सकते, अपोजिट फेस सेंटर एटम आपस में टच नहीं करते, कोई कॉर्नर एटम आपस में टच नहीं करता, ये 3 का लेयर है, ये 3 का लेयर है, तो बता देते हैं डायगोनली, सी वाला आंसर हो। बताओ भाई, अगर कोई डाउट है तो। अपन ने सब कुछ क्लास में, मतलब शायद ही कुछ होता है जो अपन ने क्लास में नहीं पढ़ा हो, सब कुछ क्लास में पढ़ा होता है। 7th वाला आ गया अपने पास, C7, वही तो 7th बताया अभी। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, नहीं तो अपना शीट वाला पार्ट हो गया, तो बना के पढ़े। हेलो सर। हाँ बोलो।
सर हम उस टाइप के क्वेश्चंस में मतलब रीजंस क्या देंगे जिसमें ऐसे पूछते हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल में एंड सेंटर्ड क्यों नहीं एग्जिस्ट करता या फिर कोई और में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? एन सेंटर नहीं, एन सेंटर क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में मतलब आंसर रीजन क्या देंगे कि क्यूबिक में एंड सेंटर्ड क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, हेक्सागोनल में बाकी 3 क्यों नहीं एग्जिस्ट करते? हाँ, उस टाइप का क्वेश्चन वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि अपन इतने छोटे क्लासेस में हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन अपन को, तो अपन कहेंगे देख, अगर बोलेंगे तो अपन कहेंगे देख, उसमें थोड़ा सा आंसर ज्यादा बढ़ाने के लिए कि नंबर अपन मतलब थोड़ा थ्योरी बढ़ जाए, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि अपन लिख देंगे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसा नहीं होता है ना, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसा नहीं होता, अपन ये बोलेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन दिस शेप इज नॉट पॉसिबल बाय ब्रेविस, अपन नाम भी ब्रेविस को लिख देंगे ताकि अपन जस्टिफाई करें अपने आंसर को। अब एंड सेंटर का मतलब पता क्या होता है कि एक आइटम ऐसे है, पहले बना देता हूँ एंड सेंटर के लिए कि भाई अपन ने कहा कि मुझे एंड सेंटर बनाना है, तो एक ऐसे बनेगा। अब एंड सेंटर में एक इधर बनाया अपन ने, एक ऐसे बना देता हूँ, ये एंड सेंटर होगा। ये एंड सेंटर। अब पता है एंड सेंटर में क्या होता है कि इधर सेंटर में एक एटम होता है और ये एटम जो है वो इन 4 एटम को टच करता है, मतलब फेस सेंटर हो गया, ये चारों एटम को टच करेगा, मतलब एक एटम ऐसे रखा हुआ है और उससे 4 एटम ऐसे हटा देते हैं, ऐसे 4 एटम हटा, राइट। अब एंड सेंटर में क्या होगा कि अगर अपन ऐसे 4 एटम अटैच करेंगे और फिर एक एंड सेंटर में इधर एटम रखते हैं, ये 4 एटम, अब कभी भी ना जब फेस सेंटर पे एटम होता है ना, जब फेस सेंटर पे एटम होता है ना, तो क्यूबिक बनाने में ये एटम इस वाले फेस वाले एटम और इस वाले फेस वाले एटम आपस में टच नहीं कर सकते, तो ही क्यूबिक बनेगा। अगर फेस के सेंटर में कोई एटम है तो इनका एक एज लेंथ होगा ए, तो इधर भी एज लेंथ उतना ही होना चाहिए जितना इधर है, तो इस वाले फेस के एटम और इस वाले फेस के एटम आपस में टच नहीं करना चाहिए, तो ही क्यूब बनेगा। अब अगर अपन कहेंगे ये 5 एटम और ये 5 एटम आपस में टच नहीं करेंगे तो क्या ये हवा में थोड़ी रहेंगे, तो बीच में कुछ तो होना चाहिए जो आपस में अटैच हो, तो अपन कहेंगे कर दो अटैच, उसमें क्या है, तो क्यूब नहीं है, क्योंकि ये वाला जो एज लेंथ होगा उतना ही इधर होना चाहिए, और उतना ही अगर इधर बनाओगे तो फिर ये 5 और ये 5 आपस में टच नहीं करेंगे, ये इधर था अपने पास, वो आपस में टच नहीं करते। लेकिन इधर वाले तो ये 5 और ये 5 इधर फेस सेंटर से टच थे ना, आपस में बॉन्डेड थे ना, इसमें नहीं हो सकता क्योंकि इधर इधर कुछ है ही नहीं। तो फिर अब अगर मैं कहूंगा आपस में इनको टच कर दो तो वो क्यूब नहीं है, फिर ये वाला ज्यादा है इससे, मतलब अगर टच करूंगा तो फिर A1 विल बी ग्रेटर देन A2, तो फिर वो उस केस में वो क्यूब नहीं है। तो अपन कोई एटम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि हवा में एक लेयर है और दूसरा लेयर हवा में रखा हुआ है आपस में बॉन्डेड होना चाहिए, और बॉन्डेड करूंगा आपस में, उनको टच करूंगा तो क्यूब नहीं होगा, फिर ये वाला लेंथ ज्यादा होगा इससे, इसलिए एंड सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता। बोलो, तो अपन वो रीजन एक्सप्लेन कर देंगे कि इट विल नॉट बी अ क्यूब देन। अगर हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो देयर विल बी नो बॉन्ड बिटवीन दीज एटम्स, there is no bond between these atoms, how can we say that they are bonded with each other, they are closed packed with each other, then it will not be a solid, अगर एटम आपस में टच ही नहीं करते तो। बोलो, समझ में आया ना? यस सर, समझा। ठीक है,
तो इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए मैंने कहा था अपन इतना तो लिख ही देंगे कि ठीक है एटमॉस्फेरिक कंडीशन कुछ ना कुछ तो अपन लिख ही देंगे, है ना। वैसे अपन को स्कूल में ही पूछ सकते हैं ऐसे, या सब्जेक्ट में कहीं पूछ सकते हैं, लेकिन एंड सेंटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया भाई अपना एंड सेंटर वाला पार्ट, ठीक है। तो ये तो था अपना डाउट डिस्कशन। अब किसी और को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो भाई, कोई डाउट है तो। पार्ट 3 का A1 C1 C10, पार्ट 3 का मतलब पार्ट 3 में भी ऐसे गिवन है A1 C1। हाँ, पार्ट 3 का पार्ट 3 में, पार्ट 3 में कैसे हो सकता है A1 ऐसे, पार्ट 3 में, पार्ट 3 में तो मैच द फॉलोइंग होता है। बोल भाई पीयूष। अच्छा जी, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला। हाँ दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। A1 C1 और C10, वैसे मैंने पार्ट 3 दिया नहीं होगा ना, फिर भी अपन चलो इतना तो पढ़ ही लिया ना कि सब लोग कर सकते हैं उसको। A1 C1 और C10, चलो A1 की बात करेंगे, मैं बता दूंगा फटाफट ऐसे। Which of the following does not represent the unit cell in the lattice? तो अपन कहेंगे देख भाई, यूनिट सेल अपन से पूछा है कौन सा यूनिट सेल नहीं होता है। तो मैं याद है मैंने 2 डायमेंशनल ब्रेविस लैटिस आपको बताया, 2 डायमेंशनल ब्रेविस लैटिस बताया ना मैंने आपको। यस सर, यस सर। तो उसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे अपन कहेंगे ये तो हो गया अपने लिए स्क्वायर, 1 वाला तो हो गया स्क्वायर, होता है। 2 वाला भी यूनिट सेल में होता है, क्योंकि अभी अभी अपन ने पढ़ना फेस, 2 फेस सेंटर ले लेता हूं तो ये बन जाएगा ऐसे। भाई यहां पर अपन क्या करेंगे कि भाई ऐसे लिखते हैं ना एफसीसी में, एफसीसी में अपन ऐसे करते हैं, एक एज बना रहा हूं मैं एफसीसी का, बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो अपन क्या करेंगे 2 यूनिट सेल ले लिए मैंने, तो इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ ना मैं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। तो 2 वाला भी बना सकता हूँ मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ज्वाइन करके, क्योंकि वो एज लेंथ के बराबर ही होगा, जितना ये होगा इससे लेके इतना, उतना इससे लेके इतना भी डिस्टेंस होगा, तो वो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड वाला अपन कहेंगे ठीक है वो तो फेस सेंटर जैसे बना सकता हूं मैं, तो वो भी आएगा। लेकिन फोर्थ वाला कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्थ वाला कहां पर होगा, फोर्थ वाले को कहां लिखेंगे, फोर्थ वाले में तो कुछ है ही नहीं, वहां एटम ही है, और वो भी बीच में। कम से कम एक एटम को तो रखो एज पे, एज पे कहीं तो एटम रखो, कॉर्नर पे या एज पे कहीं तो एटम रखो, उसमें एटम कहीं भी नहीं रखा हुआ ना। ऐसा यूनिट सेल अपन नहीं बनाते भाई। वो कह रहा है कि फोर्थ वाला तो अपन बनाते ही नहीं ना, ऐसा कहाँ बनाया अपन जिसमें इधर है, अरे किसी कॉर्नर पे तो एटम होना चाहिए ना, एक कॉर्नर पे, तो किसी कॉर्नर पे एटम होता तब अपन उसको बोलते हैं। और ऐसा अपन ने कहीं नहीं बनाया। हाँ अपन ये कहेंगे फर्स्ट वाला जो है अपने पास गिवन है, जैसे फर्स्ट वाला था, तो फर्स्ट वाला तो अपन बता देंगे कि वो एग्जिस्ट करेगा, है ना, क्योंकि अपने पास ऐसे यूनिट सेल है ना, उसमें से बना देंगे ये ऐसे, तो इनको बना सकते हैं अपन, क्योंकि ऐसे रिपीटिशन है, तो अपन कहेंगे यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस, हाँ तो आ सकता है ना, फेस डायगोनल ऑफ बीसीसी। सेकंड वाले में अपन बोल सकते हैं कि भाई सेकंड वाला यहां से यहां तक का डिस्टेंस था, तो अपन कहेंगे एज लेंथ ऑफ बीसीसी बोल दो या एफसीसी बोल दो, बनाया अपन ने। फिर थर्ड की अपन बात करेंगे तो अपन कहेंगे हाँ थर्ड वाला बनाया अपन ने, फेस सेंटर, फेस सेंटर ऑफ अ क्यूब पढ़ा अपन ने। ये वाला कहाँ पढ़ा अपन ने, इट इज नॉट अ फेस सेंटर ऑफ अ क्यूब, ऐसे होता तो फेस सेंटर ऑफ क्यूब बनाते हैं। ऐसा यूनिट सेल अपन ने बनाया ही नहीं कि कॉर्नर पे भी कुछ नहीं है और सेंटर में भी है, ये तो सब अपन को साफ साफ दिख रहा है, बाकी वो नहीं बनाया अपन ने। तो फोर्थ वाला बता दो। क्वेश्चन नंबर C1 और C10 वैसे मैंने दिया नहीं था ये, तो फिर भी बच्चे लिख भी रहे हैं सर। तो चलेगा। वो कह रहे हैं कि सर जब दिया नहीं तो आप क्यों बता रहे हो मुझे, बता।
तो मैं हिंट दे देता हूं तुझे फटाफट। C1 में at very low temperature SO2 crystallizes in a hexagonal unit cell. If the area of cross section of the unit cell is given to me and the lattice constant, मतलब हाइट उसमें ना वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तेरे पास आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस मतलब वो अपन को गिवन है इनटू हाइट, वो भी गिवन है, तो वॉल्यूम आ गया। अब वो कह रहा है कि एंड द डेंसिटी इज दिस मच, कैलकुलेट द नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल। ठीक है, तो डेंसिटी गिवन है, Z इफेक्टिव कैलकुलेट कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एटॉमिक वेट ऑफ SO2 इज 64, डिवाइड बाय कर लेता हूँ, क्या करेंगे अपन, दैट इज वॉल्यूम इनटू Na, ऐसे करके देख लेना, तो Z इफेक्टिव जो आएगा वो इफेक्टिव नंबर आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, नहीं आएगा तो मुझे बता देना, फिर मैं करूंगा, और फट से मैं 10th वाला भी बता दूं। एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल, हेंस इट्स यूनिट सेल कंटेन X एटम, मतलब 4 एटम की बात कर रहा होगा। ठीक है, X एटम ऑफ एलिमेंट्स एंड Y एटम बिलोंगिंग टू द यूनिट सेल, तो X माइनस Y बताना है अपन को। Element crystallizes in a face-centered cubic unit cell. Hence, its unit cell contain X atoms of the element. तो X atom का मतलब हो गया 4. And Y of them belong to the unit cell. Then the value of अच्छा अपन कहेंगे भाई 8 और Y बताना है अपन को. So 8 और 6 12, 4 माइनस कर देते हैं, नहीं 8 और 6 14 और 4 माइनस कर देते हैं, तो हो गया अपना आंसर। वो पता क्या बोल रहा था, हाँ उसने अपन से पता क्या किया, उसने ऐसे कहा FCC यूनिट सेल होता है ना, तो उसने ये काउंट किया, वो कहता है कि अपन ना एक FCC यूनिट सेल बनाते हैं, तो इसमें X कितने रखोगे आप, ये X 8 ये हो गए प्लस 6 ये हो गए, ये तो हो गए आपके X एटम, और Y एटम आपके कितने हो गए जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, Y को वो Z इफेक्टिव बोल रहा है कि जो मतलब प्रेजेंट है यूनिट सेल, वो 4 हो गया, तो X माइनस Y पूछा है तो 14 माइनस 4 पूछा है, हो गया। उसने सही तो कहा, मतलब उसने मतलब बोला ना कि an element crystallizes in a FCC unit cell, its unit cell contain X atom, तो X atom ये सारे के सारे इतने यूनिट कंटेन है, and Y element, Y of them belongs to the unit cell, मतलब Y जो है वो हमारे यूनिट सेल में प्रेजेंट है, वो बिलोंग करते हैं, बाकी प्लेस आपने X किए हैं, वो बोल रहा था। ठीक है, तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मतलब उसमें पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो आगे डिस्कस करते हैं, है ना, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए होमवर्क अपन ऐसे कर लेते हैं, होमवर्क मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए जो देना है वो है DPP नंबर 6, और शीट से अगर अपन होमवर्क करेंगे तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर लेते हैं। तो पार्ट 1 का आपने सी किया ना, तो डी और ई कर लो, डी और ई कर लो, और इसमें से आप मतलब ए और बी कर लो बस, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। सी भी कर लो, क्योंकि सी तो अपन ने काफी डिस्कस कर लिया ना आज, तो सी भी कर लो, तो क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। तो आगे अपन को पढ़ना था, मैंने आपसे कहा था कि जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है सॉलिड स्टेट का वो खत्म हो गया, अब कंसेप्चुअल वाला पार्ट है जो मुझे बताना है आपको, और उसको फॉलो करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि सबने हमें क्या बताया। तो अब अपन पढ़ेंगे डिफेक्ट्स या फिर इम्परफेक्शन इन द सॉलिड्स, और इम्परफेक्शन इन द सॉलिड्स, इन द सॉलिड्स। अब अपन डिफेक्ट की बात कर रहे हैं कि भाई डिफेक्ट इन द सॉलिड्स क्या होता है, वो बात करते हैं, ठीक है। तो डिफेक्ट में क्या होता है कि अपन ये करें कि भाई जैसे अभी अपन ने पढ़े, तो हमने आइडियल यूनिट सेल्स पढ़े कि भाई किस टाइप से अरेंजमेंट होता है एटम्स का, दैट इज कॉल्ड आइडियल यूनिट सेल। अब अगर अपन डिफेक्ट्स की बात करेंगे तो पता क्या होता है,
कोई भी ऐसा सॉलिड नहीं है जिसमें डिफेक्ट नहीं होता। ऑल सॉलिड्स विल हैव सम डिफेक्ट। विदाउट डिफेक्ट सॉलिड तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब सॉलिड के एटम में भी वाइब्रेशन एनर्जी खत्म हो जाए। बट डिफरेंट सॉलिड हैव डिफरेंट डेंसिटी। क्यों होता है ऐसे? एल्यूमिनियम की डेंसिटी कम है आयरन से, वो इट इज सो। तो अपन कहेंगे तो देखो उसमें ना पैकिंग कम होती है एल्यूमिनियम, नहीं। अपन कहेंगे एल्यूमिनियम में पैकिंग कम नहीं होती। So अपन कहेंगे there is no solid which can exist without defects। तो अगर अलग अलग डेंसिटी का रीजन क्या होता है? क्योंकि एटम्स का जो एक्चुअल पोजीशन होता है वो एटम सॉलिड्स में भी ना वाइब्रेशन तो करते ही करता है। पहले अपन ने पढ़ा ये बात कि सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। लिक्विड में पार्टिकल वाइब्रेट भी करते हैं और रोटेट भी करते हैं, रोटेशनल एनर्जी। और गैसेस में तो अपन कहते हैं गैसेस में वाइब्रेशनल भी होता है, रोटेशनल भी होता है और ट्रांसलेशनल भी होता है। ट्रांसलेशनल एनर्जी मतलब दैट इज द एनर्जी रिलेटेड टू द लीनियर मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ट्रांसलेशन। इसलिए अपन ने देखा होगा ना कि जब अपन ने गैसियस स्टेट पढ़ा था ना तो अपन ने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया था 3/2 RT, दिस काइनेटिक। और इस काइनेटिक एनर्जी को अपन ने ऐसे भी लिखा था ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसको अपन ऐसे भी बोलते थे। ऐसे क्यों बोलते थे? क्योंकि अगर गैसेस के लिए पढ़ रहे हो तो गैसेस में पार्टिकल्स का लीनियर मोशन तो होगा ही होगा। तो लीनियर मोशन के लिए अपन कहते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो पार्टिकल का मोशन गैसेस में ही हो सकता है। लिक्विड में पार्टिकल्स क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे और रोटेट करते रहते हैं एक दूसरे से, क्योंकि बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से। सॉलिड्स में इट इज ओनली वाइब्रेशनल एनर्जी, उनमें रोटेट नहीं करते पार्टिकल की, रोटेट कर सकते हैं नहीं करते, वो वाइब्रेट होते हैं अपनी पोजीशन पे। तो रूम टेम्परेचर पे या एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे सभी सॉलिड में जो उनके एटम्स होते हैं, जो उनके लैटिस पॉइंट होते हैं, वहां अलग अलग वाइब्रेशंस होते हैं। इसकी वजह से उनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है। तो अगर सॉलिड्स में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं अपने पोजीशन पे तो ऑब्वियस सी बात है उनमें डिफेक्ट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कोई ज्यादा वाइब्रेट करने लगा अगर तो एक दूसरे को इधर उधर पुश कर देगा, तो डिफेक्ट तो आ ही जाता है। तो डिफेक्ट ना हो ऐसा कुछ बता दो तो अपन कहेंगे विदाउट डिफेक्ट एक ही कंडीशन हो सकती है, सारे मॉलिक्यूलर मोशन बंद कर दो। और वो कब हो सकता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब विदाउट डिफेक्ट सॉलिड सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करेगा, दैट इज 0 केल्विन पे, राइट? जब सारे के सारे मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाएंगे, क्योंकि अपन को पता है एनी टाइप ऑफ वेलोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ p। चाहे आप गैसेस में ले लो, RMS मोस्ट प्रोबेबल कोई भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिकॉज़ वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बाकी सब कांस्टेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², मास तो कांस्टेंट है, v पे डिपेंड करेगा। सो ऑल सॉलिड्स हैव डिफेक्ट्स। Because solid without defect can only exist as can only exist at so solids without defect can only exist at 0 degree Kelvin when all the molecular motion stops। ठीक है भाई, so all solids will have some defects in that। तो obviously बात है फिर solid का defects important हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमें तो most of the questions जो मिलने वाले हैं वो तो most of the question में तो आप रूम टेम्परेचर बोलने वाले हैं। तो अपन क्या करते हैं, ठीक है अब हमारे सिलेबस में कितना डिफेक्ट आता है वो बता दो।
तो अपन क्या करते हैं, जो सिलेबस में अपने उसको अपन ना क्लासिफिकेशन से पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, क्योंकि जब भी हमें डिफेक्ट्स पढ़ना है तो हम इस क्लासिफिकेशन को देख लेंगे और बाकी उस क्लासिफिकेशन में रिकॉल कर लेंगे कि आपने कहाँ क्या बताया था, हमारा काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स में अपन क्या करेंगे, डिफेक्ट्स को क्लासिफाई अगर करेंगे तो देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। कुछ होते हैं लाइन डिफेक्ट, कुछ होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और कुछ होता है पॉइंट डिफेक्ट। इस टाइप से अपन डिफेक्ट जनरली अपन मतलब और भी अपन लिख सकते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ये डिफेक्ट, वो डिफेक्ट, बट वो पूछता कोई नहीं अपन से। मोस्टली अपन से पूछेंगे इंटरस्टिशियल और पॉइंट डिफेक्ट, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन अपन से क्लासिफिकेशन। सो इम्परफेक्शन का मतलब हो जाएगा अपने लिए कि भाई थोड़ा कोई भी डिफेक्ट होगा तो इम्परफेक्शन डिफेक्ट। सो अब लाइन डिफेक्ट में जैसे लाइन लिखा हुआ है उसी से अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन ऑल द एटम्स along one of the line, तो एज वगैरह ऐसे भी ले सकते हैं, एज आर मिसिंग फ्रॉम द यूनिट सेल्स, आर मिसिंग फ्रॉम ऑल द यूनिट सेल, तो अपन उसे बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। मतलब लाइन डिफेक्ट में सीधा सीधा है, एक लाइन में सारे एटम मिसिंग है। जैसे एज लेंथ ले लिया अपन ने, तो उस एज लेंथ में सारे एटम मिसिंग है, तो अपन उसे लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन ने एफसीसी ले लिया, तो एफसीसी में ऐसे एक लाइन में जो एज लेंथ है वो सभी यूनिट सेल में एक एज लेंथ के अलाउंग सारे एटम मिसिंग है, देन इट विल बी अ लाइन। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है सॉलिड्स में, तो अपन उसको लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो वो नाम से अपन को पता चल रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात करते हैं। अब इंटरेस्ट अगर सॉलिड्स में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाए तो उसको पता करने का सबसे अच्छा रीजन होता है कि जो एक्चुअल डेंसिटी होती है, जिसको अपन थ्योरेटिकल बोलते हैं एक्चुअल डेंसिटी, और अगर एक्चुअल डेंसिटी अपने पास गिवन है किसी सॉलिड का, और अगर उसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा तो वो बहुत कम होगा हमारे ऑब्जर्व डेंसिटी से। जो अपन उसमें कैलकुलेट कर रहे होंगे वो ऑब्जर्व डेंसिटी काफी ज्यादा होता है। अपन ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि किसी भी सॉलिड में ना डिफेक्ट से अगर किसी कोई टाइप का डिफेक्ट है तो ऐसे हो सकता है, भाई डेंसिटी अगर 3.5 था तो बाद में वो 3.9 हो जाएगा, या 4.2 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा, इस टाइप से अपन बता सकते हैं, या 4.8 हो जाएगा, उतना तक चला जाएगा। चलो भाई, हमने 1.3 इंक्रीज करना बहुत बड़ी बात होती है डेंसिटी। लेकिन अगर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा तो ये डेंसिटी ऐसे हो जाएगी, 3.5 था 15 हो गई, ये तो बहुत ज्यादा है। आप कह रहे हैं 4.8 बहुत ज्यादा होता है, तो सीधा 15 हो गया। मतलब इस टाइप का अगर डेंसिटी में चेंज आए, बहुत ज्यादा वास्ट चेंज, तो अपन कहते हैं उसमें इंटरस्टिशियल। अब इंटरस्टिशियल, वैसे तो अपन इस वर्ड से थोड़ा सा फैमिलियर है, व्हाट इज इंटरस्टिशियल वर्ड, क्योंकि अपन ने 14th ग्रुप में जब आपने पढ़ा होगा कार्बन कंपाउंड्स में, तो आपने उसमें पढ़ा होगा दैट इज इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। कार्बाइड्स करके एक नाम पढ़ा होगा, इंटरस्टिशियल कार्बाइड। डी ब्लॉक मेटल बनाते हैं और एफ ब्लॉक, जनरली डी ब्लॉक बनाते हैं, और उसमें अपन ने एग्जांपल लिखा था ऐसे कि भाई देखो मेटल कार्बाइड्स इस टाइप से हो जाएंगे डी ब्लॉक में, तो अपन मोस्टली एग्जांपल दे देते हैं क्रोमियम कार्बाइड का, क्रोमियम कार्बाइड, और भी ले सकते हैं निकल कार्बाइड, कोबाल्ट कार्बाइड, वो सब बनाएंगे कार्बाइड्स। तो these carbides are very hard, interstitial carbides.
अपन इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बोलेंगे तो कार्बन की वजह से बोलेंगे, लेकिन अगर अपन इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलेंगे तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब है इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब होगा, अब ये इंटरस्टिशियल कार्बाइड था, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बात करेंगे। तो देख कार्बाइड कैसे बना इंटरस्टिशियल कार्बाइड, जैसे क्रोमियम होता है, क्रोमियम फॉर्म्स FCC। क्रोमियम का जो अरेंजमेंट होता है वो FCC अरेंजमेंट होता है, तो उसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। अगर उन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कार्बन ट्रैप हो जाए, अगर उन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कार्बन ट्रैप हो जाए तो वो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बना देगा। तो जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं उसमें कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इस टाइप के नॉन मेटल्स ट्रैप हो जाते हैं तो कार्बाइड्स। तो इस टाइप के नॉन मेटल ट्रैप होंगे तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनेंगे, और कार्बाइड्स के लिए कार्बन ट्रैप होता है। सो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट तब होता है व्हेन द नॉन मेटल्स लाइक carbon, boron, nitrogen, hydrogen, etc. are trapped into the voids, empty space, voids भी लिख सकते हैं, of the unit cell। तब वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है। एंड दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अगर ये उसमें ट्रैप होंगे तो उसकी डेंसिटी ड्रास्टिकली चेंज होती है। तो अपन को पता चल जाता है कि अगर डेंसिटी में बहुत चेंज आया तो इस कंपाउंड में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, वो इनके ट्रैप होने से होती है। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड में इनमें से कुछ भी ट्रैप हो सकता है, कार्बाइड्स में कार्बन ही करना होगा ट्रैप। तो देन इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसका मतलब है जो सॉलिड्स है, जो यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल के अगर एम्प्टी स्पेस में अपन कहेंगे कि वहां पर अगर कोई दूसरे एटम, इस टाइप के नॉन मेटल्स वाले एटम अगर ट्रैप हो जाए, दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसको अपन कहते हैं। और उसमें डेंसिटी जो होगी वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। पॉइंट डिफेक्ट, so any deviation from ideal arrangement of atoms in a unit cell, मतलब जो भी एक आइडियल यूनिट सेल होता है उसमें अगर उसके अरेंजमेंट से कुछ भी डेविएशन होगा तो अपन उसे बोलते हैं पॉइंट इफेक्ट। मतलब इनको भी पॉइंट इफेक्ट बोलते हैं, हाँ बोल सकते हो आप, लेकिन इंटरस्टिशियल इफेक्ट तो ना डिफरेंट हो गया पॉइंट इफेक्ट से, क्योंकि पॉइंट इफेक्ट में अपन को नंबर ऑफ आइंस भी काउंट करते हैं। देखते हैं कैसे। पॉइंट इफेक्ट दो टाइप से होता है, एक होगा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट स्टोइकोमेट्री नंबर ऑफ आइंस के रिस्पेक्ट में होता है, मतलब नंबर ऑफ इसमें कैटाइंस is equal to number of anions to balance charge। इसमें number of cation and anion may not be equal, number of cation, number of anion, but charge is balanced। विदाउट बैलेंसिंग ऑफ चार्ज कभी कोई सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैंने आपको परवस्केट में बताया था कि हमको टाइटेनियम कहाँ रखना पड़ेगा, सेंटर में,
क्योंकि मुझे इसका पूरा +4 चार्ज चाहिए और उसका स्ट्रक्चर ये +2 था, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाना चाहिए +6, क्योंकि ऑक्सीजन अपन को -6 दे रहा है। कोई सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करेगा विदाउट बैलेंसिंग इट्स चार्ज। चार्ज तो बैलेंस होना ही होना चाहिए, वरना वो अपने आप ही ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। सो वो तो होना ही चाहिए बैलेंस। अब और भी क्लासिफिकेशन में अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो देखते हैं। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये आप दूसरे लेक्चर में सिखा सकते हैं क्या, क्योंकि हम लोग का अभी कॉलेज का लेक्चर स्टार्ट हो गया। अरे यार मैं सोच ही रहा था, मतलब ये कि तुम्हारा कॉलेज का लेक्चर तो नहीं शुरू हो रहा है। 52 हो गया, अच्छा 52 हो गया, मुझे लग रहा था कि एक बार टाइम देख लूं, अगर शुरू हो गया तो फिर बंद कर देना बेटा। चलो नेक्स्ट लेक्चर में सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। यहाँ से अपन पॉइंट डिफेक्ट से शुरू कर लेंगे अपन, ठीक है। चलो इसको बंद कर लेते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। चलो बेटा, हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे थे। हाँ सर, आपने कहा था कि आप लेक्चर्स लेने वाले थर्मो के रिपीटर्स बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन जैसे ही लूंगा बेटा सबको बताऊंगा, पक्का बताऊंगा मैं। हाँ सर, प्लीज बता दीजिए। 100%, तुम लोग नहीं भी बोलोगे मुझे तब भी मैं बताऊंगा, आप चिंता मत करो, है ना, मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके चलो भाई, ठीक है, बाय एवरीबॉडी।